मैं प्रिंस कुमार आपको स्काल्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। गाइस हम लोग नए टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, बायोलॉजी के कौन कौन ब्रांच का कौन जनक है, किस ब्रांच में किस चीज़ के बारे में पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बायोलॉजी को हिंदी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, यानी कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहने का मतलब है कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है उसका हिंदी रूपांतरण जीव विज्ञान है ना। गाइस बायोलॉजी शब्द दो व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। जो बायोलॉजी शब्द था ये दो व्यक्ति था देने वाला, जिसका नाम है लैमार्क, जिसका नाम लैमार्क और ट्रेवेरेनस है, ट्रेवेरेनस। ये दो व्यक्ति थे, लैमार्क और ट्रेवेरेनस। यही दोनों व्यक्ति ने बायोलॉजी शब्द दिए थे। लैमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे। जो लैमार्क थे ये फ्रांस के रहने वाले थे, जबकि जो ट्रेवेरेनस थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये दो व्यक्ति थे अलग अलग देश के जिन्होंने बायोलॉजी शब्द दिया। पहला जो था वह लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे, ट्रेवेरेनस जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ये दोनों ने बायोलॉजी शब्द दिया था। बायोलॉजी जो शब्द है यह दो वर्ड से मिलकर बना है। बायोलॉजी जो शब्द है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगस। बायो प्लस लोगस से बना है। बायो का मतलब जीव होता है, बायो का मतलब जीव होता है और जीव या जीवन कह सकते हैं, और लोगस का मतलब अध्ययन करना होता है। लोगस का जो मतलब होता है वह अध्ययन करना, स्टडी करना होता है, यानी कि पढ़ना होता है। तो देखिए ये जो इस तरह से कहा जाएगा कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहेंगे कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है। फिर से देखिए हम आपको शुरू से ले चलते हैं। जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। बायोलॉजी शब्द देने वाले दो व्यक्ति थे, इसको आप समझते चलिएगा। बायोलॉजी जो शब्द था वो दो व्यक्ति ने दिया, जिसका नाम था लैमार्क और ट्रेवेरेनस। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और जो ट्रेवेरेनस थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। बायोलॉजी शब्द दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है बायो, दूसरा लोगस। बायो का मतलब जीवन, जीव, और लोगस का मतलब स्टडी करना होता है। इसका मतलब जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवन के बारे में पढ़ा जाता है। अब हम लोग यही जानेंगे कि किस ब्रांच का जनक कौन है, किसका कि कौन जनक जो है माना जाता है। गाइज अब हम लोग ये जानेंगे कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का कौन कौन से शाखा का कौन जनक है। जो कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हमने कुछ ब्रांच के बारे में लिखे हैं। देखिए मैंने दो कॉलम बनाया है, एक है शाखा और दूसरा है जनक। मतलब इधर ब्रांच है और इधर उसका फादर है, कौन उसका जो है जनक है, कौन उसका जो है जनक को है। तो देखिए सबसे पहला है जीव विज्ञान। तो गाइस बता दें कि जीव विज्ञान का जो जनक है वो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। और आप याद रखेंगे कि जो अरस्तु था ये अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु प्लूटो थे। अरस्तु के गुरु प्लूटो थे और अरस्तु भी जो सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस का भी, राजनीतिक विज्ञान का भी जनक माना जाता है। उसके बाद जीव जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का भी जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान है इसका जनक थियोफ्रास्टस को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का थियोफ्रास्टस को माना जाता है।
थियोफ्रास्टस को जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का जो जनक है वह एबी ल्यूवेनहॉक हैं। एबी ल्यूवेनहॉक एबी ल्यूवेनहॉक जो हैं वो जीवाणु विज्ञान का जनक है। कवक विज्ञान का जो जनक है वह माइकेल है ना, माइकेली को कवक विज्ञान का जनक माना जाता है। विषाणु विज्ञान का जो जनक है वह इवानोस्की को माना जाता है। इवानोवस्की के जो है जाना जाता है। उसी प्रकार जो चिकित्सा शास्त्र है इसको हिप्पोक्रेटस है ना, इसका जो जनक है वह आपका हिप्पोक्रेटस है। आधुनिक वर्गीकरण जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसका जो जनक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। उनका जनक कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस को जाना जाता है। उसी प्रकार जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को जाना जाता है। धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी को कहा जाता है कि ये आयुर्वेद का जनक है, धन्वंतरी। उसके बाद जो विकासवाद है या उत्परिवर्तनवाद है इसके जनक जो हैं चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन जो हैं इसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। और उसके बाद कोशिका का जनक जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का जो जनक है वह रॉबर्ट हुक्स का है। देखिए ये कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, शाखा है जिसका संबंध जो है एग्जाम्स होता है, जो एग्जाम में ज़्यादा आता है उसको मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेट के हिसाब से। आप किसी चीज़ का भी सेट बनाइए, एसएससी या फिर रेलवे या फिर यूपीएससी, तो उसमें क्वेश्चन आपको वेरी करते हैं, मिलते रहते हैं। तो देखिए फिर से हम आपको बता दें कि जो पहला है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु जो है राजनीति शास्त्र का भी जनक है। अरस्तु का जो गुरु थे वो प्लूटो थे और अरस्तु सिकंदर महान के गुरु हुए। जंतु विज्ञान का भी जनक अरस्तु हैं। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वो थियोफ्रास्टस हैं। सूक्ष्म विज्ञान का जनक एबी ल्यूवेनहॉक हैं। कवक विज्ञान का जनक माइकेली हैं। विषाणु विज्ञान का जो जनक है इवानोस्की है। विषाणु देखिए समझिएगा, ये विषाणु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। विषाणु यानी कि वायरस, विषाणु यानी कि वायरस। देखिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी कहा जाता है। जो सजीव और निर्जीव का बीच का जो कड़ी है वह वायरस को कहा जाता है ना। वायरस को, विषाणु को कहा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। मतलब ये सजीव अवस्था में भी रह सकता है और ये निर्जीव में भी रह सकता है। इसको जिस तरह का कंडीशन मिलता है अपना लक्षण जो होता है वो डेवलप करने लगता है। इसीलिए विषाणु को जो है क्या कहते हैं कि यह विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी है। ओके, उसके बाद देखिए चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है हिप्पोक्रेटस हैं। याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति डॉक्टरी का पढ़ाई कर लेता है, डॉक्टर का पढ़ाई करता है तो उसे एक शपथ दिया जाता है। उस शपथ में उसको कहा जाता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने जो भी पेशेंट होंगे, जो भी हमारा रोगी होगा उसे अच्छे तरीक़ा से मैं देख रेख करूँगा, उसकी सेवा करूँगा। उस शपथ को हिप्पोक्रेटस के नाम से जानता है ना, उसको शपथ को हम लोग हिप्पोक्रेटस के नाम जानते हैं। आधुनिक वर्गीकरण जो है कैरोलस लिनियस ने किया है। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को माना जाता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन में देखिएगा आप, धन्वंतरी से क्वेश्चन आया हुआ है कि धन्वंतरी किस काल में हुआ करते थे। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो धन्वंतरी थे वह इतिहास की गुप्त काल में हुआ करते थे। धन्वंतरी से क्वेश्चन है तो यह किस काल में हुआ करते थे, तो ये जो थे ये गुप्त काल में हुआ करते थे। गुप्ता पीरियड जब आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको याद होगा, एक गुप्त काल में हुआ करते थे। और गुप्त काल के ये बहुत ही विद्वान प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे।
और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल में हुए और किसके दरबार में रहते थे? गुप्त काल में हुए और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहा करते थे। चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। पहला है कि जो आयुर्वेद का जनक किसको कहते हैं? धन्वंतरी को। धन्वंतरी गुप्त काल में हुआ करते थे और ये जो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। उनके राज दरबार में और भी बहुत सारे विद्वान थे, जैसे सुश्रित जो थे वह शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। सुश्रित जो थे वह शल्य चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थे। आपको बता दें, एक जो था सुश्रित नाम का एक विद्वान हुआ करता था जिसको शल्य चिकित्सा से संबंधित था, है ना, शल्य चिकित्सा से वह संबंधित थे। और जो शल्य चिकित्सा का जो संबंध है या जनक है वो सुश्रित को ही माना जाता है। उसके बाद है विकासवाद या उत्परिवर्तनवाद का जो जनक है चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। उसके बाद जो है आपका कोशिका का खोज किसने किया? तो कोशिका का खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया है। रॉबर्ट हुक ने किया है। देखिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थे ब्रांचेस थे और इसके फादर कौन थे इसके बारे में हमने बात किया। अब हम लोग पढ़ेंगे किस ब्रांच में किस चीज़ का पढ़ाई किया जाता है। तो गाइस, जब हम लोग देखेंगे कि जो बायोलॉजी है उसका कौन कौन से इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं और उस ब्रांच में किसके बारे में पढ़ाई किया जाता है, तो चलिए देखिए। सबसे पहला जो मैंने लिखा है, 2 पार्ट में लिखे हैं। पहला है कि शाखा और उसमें पढ़ाई किसके बारे में किया जाता है, उसमें स्टडी क्या होता है ना, इसी के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो ब्रांच है मैंने लिखा है एंटोनोमॉमी, है ना, एनाटॉमी। देखिए, एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो बता दें कि शरीर के आंतरिक भाग के बारे में, आंतरिक अंगों का संरचना। हमारे शरीर के आंतरिक भाग, जो अंदर का जो भाग है, उसमें उसका रचना कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, उसका अध्ययन जो है वह एनाटॉमी में किया जाता है। एनाटॉमी में याद रखेंगे शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शरीर की संरचना, है ना, शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा किया जाता है। आंतरिक संरचना, जो शरीर है, शरीर के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग एनाटॉमी में पढ़ते हैं। उसके बाद मेरा जो है वह है एपी कल्चर। याद रखिएगा, कल्चर का मतलब यहाँ पे देखिए अंतिम में कल्चर लगा हुआ, जुड़ा हुआ एग्रीकल्चर से। देखिए, अभी तक हम लोग के समाज में या हमारा कंसेप्ट ये होता था कि एग्रीकल्चर में सिर्फ पौधों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन अब जो है ऐसी कोई बात नहीं है। एग्रीकल्चर में का जो सेक्टर है वो बढ़ चुका है, उसको बढ़ा दिए गए हैं। उसमें जो है कई तरह के मधुमक्खी का पालन, पशु का पालन, पौधे का लगाना भी एग्रीकल्चर में शामिल है। तो मेरा जो दूसरा ब्रांच है वह है आपका है एपी कल्चर। एपी कल्चर में मधुमक्खी को पाला जाता है। मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना एपी कल्चर कहलाता है। एपी कल्चर के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखेंगे मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी का पालन कैसे किया जाएगा उसको हम लोग एपी कल्चर में जानते हैं। उसके बाद है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी हमारा जो है वह तीसरा ब्रांच है। एंजियोलॉजी में रक्त परिसर्जन तंत्र, हमारे शरीर में जो रक्त परिसर्जन तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ाई करना, उसको एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। उन्हें एंजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम लोग एंजियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद है साइटोलॉजी। उसके बाद जो हमारा चौथा ब्रांच है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़ा जाता है।
साइटोलॉजी में कोशिका के बारे में पढ़ाता है। देखिए, कोशिका जो हमारे शरीर का मूलभूत इकाई होता है, मूलभूत इकाई होता है कोशिका। कोशिका का भी मैंने बताया था कि जो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक्स ने किए हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है कि कोशिका का जो खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। उसके बाद है कार्डियोलॉजी। अगला जो हमारा ब्रांच है वो है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी में हृदय की संरचना एवं कार्य विधि के बारे में जाना जाता है। हमारा हृदय कैसे काम करता है, उसका कार्य करने का मेथड क्या है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में हम लोग कार्डियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो कार्डियोलॉजी जो है वह हृदय की संरचना एवं कार्य विधि, हृदय की संरचना एवं कार्य, इसका कार्य कैसे है। उसके बाद है टर्मेटोलॉजी। टर्मेटोलॉजी में त्वचा के बारे में पढ़ा जाता है। टर्मेटोलॉजी में त्वचा के बारे में पढ़ा जाता है। याद रखिएगा, त्वचा के बारे में पढ़ाई करना टर्मेटोलॉजी के अंदर आता है। उसके बाद है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में रक्त संरचना के बारे में पढ़ते हैं। रक्त का संरचना कैसे है उसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग हीमेटोलॉजी में। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। हिस्टोलॉजी में ऊतक के बारे में पढ़ाता है। जब बहुत सारे जब कोशिका मिल जाते हैं, जब बहुत सारे कोशिका मिल जाते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो जो है जब अंग का निर्माण होता है। जब बहुत सारे अंग मिल जाते हैं, जिसको हिंदी बोलते हैं कि जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है। बहुत सारे टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो बॉडी का जो है निर्माण हो जाता है। तो बहुत कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह हो उसको ऊतक कहा जाएगा। उसके बाद है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी में हम लोग नींद के बारे में पढ़ते हैं। जो हिप्नोलॉजी है उसमें नींद के बारे में पढ़ाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको नींद आता नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही नींद आता है। दोनों तरह के लोग होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना जो है नींद हिप्नोलॉजी में पढ़ा जाता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता। हमारे हर व्यक्ति का जो इम्यूनो सिस्टम होता है, शरीर को के पास एक पावर होता है कि वो बाहरी रोग से लड़ सके। हमारे बॉडी में पावर होता है और ये पावर आता है हमारे भोजन से, हमारे पोषक तत्व से आते हैं। हर किसी का इम्यूनो सिस्टम अलग अलग होता है। जिसका इम्यूनो सिस्टम स्ट्रांग होता है वह जो है जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, रोग से उसमें लड़ने की शक्ति होता है। हाँ, इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करने वाली कई कारण होती हैं, जैसे कि उम्र का बढ़ना भी इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है। आपका जो पोषण लेते हैं, पोषण का स्तर भी जो है इसका इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है। हमारा दिनचर्या जो है, हमारा जो रूटीन है वो भी इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है। तो इम्यूनो सिस्टम को प्रभावित करता है। इम्यूनो सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता। इसमें हम लोग जो इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी में शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता के बारे में पढ़ते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग प्रतिरोधी क्षमता के बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी में मानव सौंदर्य के बारे में पढ़ा जाता है। मानव सौंदर्य, मानव की सुंदरता का जो पढ़ाई होता है वह कैलियोलॉजी में किया जाता है। इंसान का जो सुंदरता है उसकी पढ़ाई कैलियोलॉजी में किया जाता है। उसके बाद है मिरमिकोलॉजी। मिरमिकोलॉजी में चिट्ठियों का अध्ययन किया जाता है। मिरमिकोलॉजी में चिट्ठियों का जो है अध्ययन किया जाता है। चिट्ठियों का पढ़ाई, मिरमिकोलॉजी में चिट्ठियों का जो है पढ़ाई किया जाता है। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी आप जानते होंगे, इसमें दांत जो है ओडोंटोलॉजी में दांत का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में दांत का पढ़ाई किया जाता है, दांत का अध्ययन किया जाता है। ओडोंटोलॉजी में जो है दांत के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में बोन्स यानी कि हड्डी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे बोन
या हड्डी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड्डी के बारे में इसमें पढ़ाई जो है किया जाता है, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद है आर्निथोलॉजी। आर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जो पक्षी होते हैं उनका अध्ययन आर्निथोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का पढ़ाई, पक्षियों का जो पढ़ाई होता है वो आपका और निथोलॉजी में किया था। थोड़ा गौर करिएगा, 16 नंबर में है, फिर आ गया कल्चर। यहाँ पीसी कल्चर, अभी मैंने बताया कि जहाँ कल्चर है इसका मतलब है कि वह रिलेटेड है आपका एग्रीकल्चर से, और पीसी कल्चर इज आल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। पीसी कल्चर भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट होता है। और गैज पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य के बारे में, मत्स्य पालन करते हैं। पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य पालन के बारे में जानते हैं। उसके बाद है सेरीकल्चर। से फिर ये भी जो है एग्रीकल्चर का पार्ट आता है। सेरीकल्चर में रेशम कीड़ा का पालन किया जाता है। जो रेशम कीड़ा है, रेशम कीड़ा का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जेनरेटोलॉजी। जेनरेटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। वृद्धों का अध्ययन किया था, वृद्धों का अध्ययन किया। जो जेनरेटोलॉजी है, जेनरेटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। वृद्धों का अध्ययन किया था, जेनरेटोलॉजी में वृद्धों का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए कल्चर है एपी कल्चर। एपी कल्चर मैंने 2 बार लिख दिए हैं। एपी कल्चर देखिए 2 नंबर में भी लिखा गया है। तो एपी कल्चर में जो है मधुमक्खियों का ही पालन किया जाएगा। यहाँ पे मधुमक्खी पालन कहा जाएगा, मधुमक्खी पालन किया जाता है। उसके बाद है एंथोलॉजी। उसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में पुष्पों के बारे में पढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन, पुष्प का पढ़ाई मतलब फूलों का पढ़ाई जो है हम लोग ओडेंथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद है एग्रोनॉमी। उसके बाद है एग्रोनॉमी में एग्रोनॉमी में क्या होता है कि कौन से फील्ड में कौन से क्रॉप उगाए जाए। तो खेतों में उगाए जाने वाले फसलों का अध्ययन किया जाता है। खेतों में उगाए जाने वाले फसलों का अध्ययन, तो लिखेंगे फसलों का अध्ययन, फसलों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है डेंटेटोलॉजी। तो वृक्षों का एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंटेटोलॉजी में जो है वृक्षों का, जो वृक्ष है, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो है जीव या वातावरण का जो है बारे में पढ़ा जाता है। वातावरण का अध्ययन किया जाता है। जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी में वातावरण के बारे में, जीव एवं वातावरण के बीच का संबंध, जीव और वातावरण के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में जब पढ़ते हैं। जीव और वातावरण यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जीव एवं वातावरण का संबंध है। जीव एवं वातावरण का संबंध, क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उनके बारे में भी जो है इसी के में पढ़ा जाता है। उसके बाद है एंटोलॉजी। हम लोग ने कहाँ तक कर लिए। उसके बाद है एंटोलॉजी। एंटोलॉजी में कीटों के बारे में पढ़ाई किया जाता है। एंटोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है इथोलॉजी। इथोलॉजी में जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। वो जंतु कैसे व्यवहार करता है उसका अध्ययन जो है हम लोग करते हैं एंथोलॉजी में। जंतुओं के व्यवहार, जंतुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम लोग सजावटी फूलों का अध्ययन करते हैं। वो सजावटी
सजावटी फूलों का अध्ययन किया जाता है। गाइज आपको एक बार फिर से सारे बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। फिर से बता दें, एनाटॉमी में शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कार्डियोलॉजी जो है उसमें हृदय की संरचना एवं कार्य के बारे में। टर्मेटोलॉजी त्वचा के बारे में। हिमेटोलॉजी रक्त संरचना के बारे में। उसके बाद हिस्टोलॉजी ऊतक के बारे में। हिप्नोलॉजी नींद के बारे में। इम्यूनोलॉजी शरीर के प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। कैलोलॉजी मानव सुंदरता के बारे में। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का पढ़ाई का क्या आता है। ओडोंटोलॉजी में दांत की पढ़ाई किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में बोन या हड्डी का पढ़ाई किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का पढ़ाई किया जाता है। पिस्सीकल्चर मत्स्य पालन। सेरिकल्चर आपका से जो है रेशम कीड़ा। जेनेटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन, जो वयस्क हैं जो वृद्ध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। एंथोलॉजी पुष्पों का पढ़ाई। एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रेटोलॉजी वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में जीव एवं वातावरण के बीच में क्या संबंध है, उन संबंधों के बारे में जो है पढ़ा जाता है। उसके बाद जो है एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार के बारे में पढ़ाता है। फ्लोरिकल्चर में सजावटी फूलों के बारे में पढ़ाया जाता है। उसके बाद कुछ और भी इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज है जिसको मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैम जेनेटिक्स है। जेनेटिक में आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। जो ब्रांच है जेनेटिक्स है, जेनेटिक में जो है आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। जो जेनेटिक ब्रांच है उसमें आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में उद्यान जो बाग बगीचे होते हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी के बारे में बताया था कि हर व्यक्ति के शरीर से लड़ने का जो शक्ति होता है अलग अलग होता है। उसके बारे में हर्पैटोलॉजी सरीसृप के बारे में, जो हर्पैटोलॉजी हैं उसमें सरीसृप के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है आपको मैंने मैलमैकोलॉजी में मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। मोलस्का जो आपको ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो मैं बताऊंगा, उसमें उसका अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार टैक्सोनॉमी जो है उसमें जीवधारियों का पहचान किया जाता है। जीवधारियों का जो है पहचान जो है टैक्सोनॉमी में किया जाता है। कुछ ये सारे जो इम्पोर्टेंट ब्रांचेज हैं इनसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, इसलिए इसे याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे और इसके जो आगे का जो क्लास होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो जीव है ना, जीव को जंतु को इस सृष्टि में कैसे वैज्ञानिक रूप से क्लासिफिकेशन किया गया है, कौन से जीव को कितने फाइलम में कितने वर्ग में रखा गया है, इसके बारे में बात करेंगे। आपसे मेरा बहुत प्यारी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, देखिए हम आपको बता दें कि जो मेरा वीडियो होगा वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम एज वेल एज कंपटीशन एग्ज़ाम के बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। मैंने अपने इस चैनल पे सभी तरह का वीडियो लगभग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल अकॉर्डिंग टू द सिलेबस जो के हिसाब से मैं डालता हूँ। तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।